you're watching Your World at 10 on CNBC TV 18. Now, last Thursday, SEBI restrained 26 entities from trading in the markets for acting as fronts for Ketan Parekh. 5.5 years after Parekh himself was banned from trading, the regulator has found him executing trades. 30 मार्च 2001 ये दिन जो इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास का काला दिन बन गया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कभी स्टॉक मार्केट का पेंटाफोर बुल कहलाता था, उसको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया और ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। सेंसेक्स एक ही दिन में 176 पॉइंट्स क्रैश कर गया। इन्वेस्टर्स के सपने मिट्टी में मिल गए और काम का साइज 30 से 40 हजार करोड़। लेकिन इस काम हुआ कैसे और कौन था इस काम का मास्टरमाइंड? कैसे एक आदमी ने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया? 1990 का इंडिया एक नए दौर में था। इंटरनेट का क्रेज पूरे देश में फैल रहा था। आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस और विप्रो के स्टॉक्स हर दिन एक नए हाई बना रहे थे। Y2 का क्रेज पूरी दुनिया में छा गया था। पूरी दुनिया बोल रहा था कि टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है और इंडिया इस रेस में पीछे नहीं था। मिडिल क्लास फैमिलीज से लेकर बड़े इंस्टीट्यूशन तक सब अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे थे। और इस दौर में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो बाद में K10 के नाम से फेमस हुए, सबके दिलो दिमाग पर छा गया। कंपनीज जैसे जी टेलीफिल्म्स, पेंटामीडिया ग्राफिक्स और हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड, इनके शेयर प्राइसेस एकदम से रॉकेट की तरह बढ़ रहे थे। मिसाल के तौर पर जी टेलीफिल्म्स का स्टॉक 127 से बढ़कर 10,000 तक चला गया था। पेंटामीडिया ग्राफिक्स का 175 रुपए से बढ़कर 2700 रुपया तक। इन्वेस्टर्स को लग रहे थे ये एक गोल्डन एरा है, लेकिन सब कुछ झूठ था। लेकिन सवाल ये है कि ये स्टॉक के प्राइसेस बढ़ कैसे रहे थे? इनके प्राइसेस का बढ़ना नेचुरल नहीं था। इस सब के पीछे था एक मास्टरमाइंड जिसका नाम था केतन पारेख। केतन पारेख जो मुंबई के एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर का स्टॉक ब्रोकिंग फर्म NH सिक्योरिटीज दलाल स्ट्रीट पर काफी रेस्पेक्टेड था। केतन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और छोटी उम्र से ही उसने स्टॉक मार्केट के सारे ट्रिक्स एंड मैकेनिज्म्स सीख लिए थे। वो सॉफ्ट स्पोकन था, शर्मिला दिखता था, लेकिन जब बात स्टॉक मार्केट की आती थी तो उसका दिमाग कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज चलता था। 1980 के एंड तक केतन ने अपने फादर के फार्म में काम करना शुरू किया, लेकिन उसकी जिंदगी में असली ट्विस्ट तब आया जब वो हर्षद मेहता के कांटेक्ट में आया। वही हर्षद जो 1992 के स्टॉक मार्केट काम का मास्टरमाइंड था। हर्षद के गाइडेंस में केतन ने मार्केट के डार्क सीक्रेट सीखे, कैसे प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे बैंक्स के फंड्स को डाइवर्ट किया जाता है, ये सब सीखा। केतन का करिश्मा अलग लेवल का था। उसने पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ अपना जान पहचान और दोस्ती बढ़ाई। इवन ऑस्ट्रेलियन मीडिया मोगुल केरी पेकर के साथ उसने एक वेंचर कैपिटल फर्म स्टार्ट की जो इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। लोग उसे पेंटाफोर बुल के नाम से बुलाने लगे क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट्स में नंबर 5 एक जादू सा दिखता था। लेकिन ये जादू असल में एक बड़ा धोखा था। केतन ने एक ऐसा खेल शुरू किया जो स्टॉक मार्केट के रूल्स को तोड़ मोड़ देता था। उसका पहला टेक्निक था पंप एंड डंप। ये समझो एक बैलून के जैसा। इस टेक्निक में तुम स्टॉक्स खरीदते हो, उनकी डिमांड बढ़ाते हो, प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाती है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, सोचते हैं ये स्टॉक एक गोल्ड माइन है और वो लोग भी उस स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। लेकिन जब प्राइसेस पीक पर होती है तुम सब स्टॉक्स बेच देते हो, बलून फट जाता है और इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाते हैं। दूसरा टेक्निक था सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है जिसमें कंपनीज या ट्रेडर्स एक ही स्टॉक को बार बार एक दूसरे को बेचकर आर्टिफिशियल वॉल्यूम या प्राइस क्रिएट करते हैं। असली में कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन या प्रॉफिट नहीं होता है, सिर्फ दिखावा होता है। स्टिल कंफ्यूज? चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक पेनी स्टॉक का नाम है XYZ लिमिटेड। पहले XYZ लिमिटेड का प्राइस 10 रुपया था और वॉल्यूम भी बहुत कम था। फिर A, B और C 3 ब्रोकर हैं जिन्होंने मिलकर उसी शेयर को बार बार एक दूसरे को बेचना शुरू करते हैं। दिन भर में
1000 ट्रेड्स हो जाते हैं और प्राइस 10 से बढ़कर 15 तक पहुंच जाता है। मार्केट में देखने वाले लोगों को लगेगा अरे XYZ लिमिटेड का प्राइस बढ़ गया है और वॉल्यूम बहुत हाई है, और इनोसेंट इन्वेस्टर्स प्राइस को बढ़ते हुए देखकर उसी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और तभी ये फ्रॉड लोग अपने शेयर्स को बेचकर एग्जिट कर जाते हैं। प्राइस क्रैश हो जाता है और इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। केतन का एक और बड़ा वेपन था बदला सिस्टम। बदला सिस्टम एक पुराना ट्रेडिंग प्रैक्टिस था जो इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में स्पेशली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चलता था। इस सिस्टम में अगर इन्वेस्टर के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है शेयर्स खरीदने के लिए तो वो अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकता था एक नॉमिनल इंटरेस्ट पे करके। मतलब इन्वेस्टर अपनी ट्रांजैक्शन को आगे की सेटलमेंट डेट तक पोस्टपोन कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसे एक इंटरेस्ट देना पड़ता था जिसे बदला चार्ज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज राहुल ने 1 लाख के शेयर खरीदे, लेकिन सेटलमेंट डेट पे उसके पास सिर्फ 50,000 रुपया था। राहुल को पोजीशन क्लोज करना है लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं है, तो राहुल बदला सिस्टम का यूज करता है जिसमें कोई और इन्वेस्टर उसके लिए बाकी 50,000 का पेमेंट कर देता है। इसके बदले में राहुल को इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगले सेटलमेंट तक, जो है बदला चार्ज। केतन ने बदला सिस्टम का फायदा उठाया, अपनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई, और जब स्टॉक के प्राइसेस बहुत हाई हो गए तो उसने अपने पोजीशन को ग्रेजुअली सेल करके प्रॉफिट कमा लेता था। लेकिन इस मैनिपुलेशन के लिए केतन को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन केतन के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? आंसर है बैंक से। सबसे पहला बैंक है माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक यानी MMCB बैंक। ये बैंक केतन का मेन फंडिंग सोर्सेस था। केतन इस बैंक का डायरेक्टर भी था और उसने यहाँ से करीब 800 करोड़ के लोन्स लिए, और ये पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगाए गए ये बिल्कुल इलीगल था। दूसरा बैंक है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक यानी GTB एक प्राइवेट बैंक था और केतन ने इसे भी करीब 100 करोड़ के फंड्स डाइवर्ट किए थे। केतन पारेख को बाहर से देखो तो एक सिंपल सॉफ्ट स्पोकन इंसान था, लेकिन अंदर से वो एक बड़ा ड्रीमर था जिसका एम्बिशन स्काई हाई था। उसने अपने करिश्मा से पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और बिजनेसमैन को अपना दोस्त बना लिया, लेकिन उसका ये एम्बिशन ही उसकी कमजोरी भी था। ग्रीड ने उसे वो रास्ते पर ले गया जहाँ से वापस आना मुश्किल था। दूसरी तरफ इन्वेस्टर थे मिडिल क्लास फैमिलीज। केतन के खेल के बारे में टिप मिली, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सुचेता ने नोटिस किया कि केतन के स्टॉक्स के प्राइसेस अननेचुरल थे। उन्होंने बैंक के रिकॉर्ड्स
ट्रेडिंग पैटर्न्स और केतन के कनेक्शंस को खोजना शुरू किया। सुचेता के कलीग उनका आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा और ये एक बॉम्ब की तरह फटा। आर्टिकल ने बताया कैसे केतन ने बैंक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया और शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट किए। सुचिता के आर्टिकल के साथ साथ एक और झटका लगा। बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख पर 137 करोड़ का फ्रॉड का एलिगेशन लगाया। उन्होंने बताया कि केतन ने बैंक के फंड्स को इलीगली स्टॉक मार्केट में लगाए थे। ये एक ऐसा प्रूफ था जो केतन के स्कैम को कंफर्म कर रहा था। केतन ने माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से 800 करोड़ के लोन्स लिए थे और जब ये स्कैम एक्सपोज हुआ, बैंक के पास इन्वेस्टर्स को वापस करने के लिए पैसे नहीं बचे। एमएमसी भी इंसॉल्वेंट हो गया और इसके साथ ही केतन का फाइनेंशियल एम्पायर भी कोलैप्स कर गया। जब स्कैम एक्सपोज हुआ, इन्वेस्टर्स का दिल टूट गए। मिडिल क्लास फैमिलीज जिन्होंने अपनी लाइफ सेविंग लगाई थी रोड पर आ गए। केतन के लिए भी ये एक नाइटमेयर था। एक वक्त था जब वो मुंबई के एलिट सर्कल्स में स्टार था, पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड स्टार्स के साथ पार्टीज में दिखता था, लेकिन अब वो एक एक्यूज क्रिमिनल था। उसने पर्सनली इन्वेस्टर्स को चीट नहीं किया, लेकिन उसकी ग्रीड ने एक सिस्टम बनाया जिसमें लाखों लोगों के सपने टूट गए। 30 मार्च 2001 को सीबीआई ने केतन को अरेस्ट कर लिया। उसके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर प्राइसेस रिगिंग और बैंक के फंड्स को मिसयूज करने का चार्जेस लगे। सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO ने एक 16 वॉल्यूम रिपोर्ट बनाई जिसमें स्कैम का साइज 30 से 40 हजार करोड़ तक एस्टिमेट किया गया। ये इंडिया के स्टॉक मार्केट के इतिहास में सबसे बड़े स्कैम में से एक था। कोर्ट ने केतन को गिल्टी पाया और सेबी ने उन्हें 14 साल तक
स्कैम्स हो सकते हैं क्या? हमारे सिस्टम अब फुल प्रूफ है या अब भी हमारे सिस्टम में कोई लूप होल है? कमेंट्स में बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।